हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 लेवल 1 का हिंदी पेडागोजी का सेशन है। तो हिंदी पेडागोजी का सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया था फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो सेट होगा वो सेट 2 होगा और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है हिंदी पेडागोजी का। तो हिंदी पेडागोजी कम से कम 10 पूछे जाते हैं हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैं 20 क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आने की आशंका भी होती है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भाषा सीखने की आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या होगा? नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, उदाहरण से नियमन की ओर। यानी कि आगमन विधि में अगर हम कहेंगे तो शिक्षक पहले बच्चे को क्या करते हैं ना, उदाहरण देते हैं। उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद फिर उनके आधार पर क्या करते हैं, सामान्य नियम स्थापित करते हैं। इसलिए उदाहरण से नियम की ओर क्या होगा, अधिगम विधि में शिक्षण सूत्र का यही सूत्र होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये चारों कौशल एक दूसरे से पूर्णतः अलग है। ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित है। लिखना कौशल सबसे पहले सिखाना अनिवार्य है। केवल पठन ही सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये चारों कौशल एक दूसरे के अंतर संबंधित है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक दूसरे से क्या होते हैं, गुने होते हैं और एक दूसरे के विकास से एक दूसरे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों से एक समान निष्पादन की अपेक्षा रखनी चाहिए, या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, या केवल मेधावी बच्चों का ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर कम देना चाहिए? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर कम देना चाहिए। यानी समावेशी शिक्षा में जो होता है ना, अलग अलग क्षमताओं के बच्चे होते हैं और सीखने की गति जो होती है बच्चे में एक साथ बच्चे पढ़ते भी हैं। इसलिए शिक्षक के शिक्षण को विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर कम देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया का संबंध मुख्य रूप से किस विकार से है? लेखन संबंधी विकार, पढ़ने संबंधी विकार, गणितीय गणना संबंधी विकार, या श्रवण संबंधी विकार? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, पढ़ने संबंधी विकार। यानी डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है, वो एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ बच्चों को वर्णों को पहचानने और शब्दों को सही क्रम में पढ़ पाने में कठिनाई होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छात्रवृत्ति यानी पोर्टफोलियो बच्चों के आकलन में किस प्रकार सहायता करता है? यह बच्चों के क्रमिक विकास का संचयी अभिलेख करता है, या केवल उसकी त्रुटियों की सूची बनाता है, यह बच्चों को उत्तीर्ण करने का एकमात्र आधार है, यह केवल सत्र के अंत में उपयोगी होता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी ये बच्चों को क्या करते हैं, क्रमिक विकास का संचय अभिलेख करता है। यानी कि पोर्टफोलियो एक ऐसा माध्यम होता है ना, जिसमें बच्चे के पूरे शैक्षणिक सत्र के कार्यों का, उपलब्धि का और प्रगति का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसके जरिए क्या करते हैं, शिक्षक और अभिभावक यह देख सकते हैं कि समय के साथ बच्चों के सीखने के स्तर में कैसा सुधार आया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का मूल अर्थ है उन्हें व्याकरण के जटिल नियम याद करवाना, उन्हें भाषा प्रयोग के कुशलता पर अधिकार देना, उन्हें केवल प्रसिद्धि साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ाना, या उन्हें मौन रहकर सुनने का अभ्यास कराना? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, उन्हें भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार देना। यानी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होता है कि बच्चा कठिन व्याकरण के नियम याद करे या प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम रटे। इसका मूल अर्थ होता है कि बच्चा भाषा का क्या करे, सही और प्रभावी ढंग से प्रयोग करना सीख जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? यह अत्यंत श्रम साध्य और जटिल होती है, यह सहज और स्वाभाविक होती है, यह केवल औपचारिक परिवेश में संभव है, यह सचेत और नियमबद्ध होती है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर वो 2 होगा, यह सहज और स्वाभाविक होती है। यानी भाषा अर्जन एक ऐसा अचेतन प्रक्रिया होता है जो बच्चा अपने परिवार और समाज के संपर्क में रहकर प्राकृतिक रूप से सीखता है, यानी नेचुरल रूप से सीख पाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल सहज और स्वाभाविक, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहानी सुनाने से बच्चों के किस पक्ष का सर्वाधिक विकास होता है? उनकी केवल स्मरण शक्ति का, उनकी कल्पनाशीलता और तार्किक चिंतन का, या उनके केवल
आमोद प्रमोद का या उनकी बैठने की मुद्रा का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उनकी कल्पनाशीलता और तार्किक चिंतन का। यानी कि जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो वो अपने मन में पात्रों और घटनाओं का एक काल्पनिक चित्र बना लेते हैं, जिससे उसकी कल्पना शक्ति क्या हो जाती है, विस्तृत होती है, बढ़ जाती है, उनका विस्तार हो जाता है। कहानी के घटनाक्रम को समझने और आगे क्या होगा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और जिज्ञासु हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, इसलिए उसकी कल्पनाशीलता और तार्किक चिंतन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है? बच्चों को उनकी गलतियों के लिए दंडित करना, पाठ्यक्रम को निर्धारित समय से पूर्व समाप्त करना, या सीखने के दौरान आने वाली बाधाओं और रिक्तियों को दूर करना, या केवल तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को पढ़ाना। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर वो 3 होगा, सीखने के दौरान आने वाली बाधाओं और रिक्तियों को दूर करना। जैसे कि बताया गया है कि जैसे उपचार से पहले निदान जरूरी होता है, वैसे ही यह विधि छात्र के सीखने संबंधी कमियों को पहचान कर उनमें सुधारने का क्या करती है, कार्य करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को श्रेणियों में विभाजित करना, यह समझना कि बच्चों ने किस प्रकार और क्या सीखा है, शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करवाना, या केवल वार्षिक परीक्षा का बोझ कम करना। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यह समझना कि बच्चे ने किस प्रकार और क्या सीखा है। इसका उद्देश्य केवल अंक देना नहीं होता है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान आने वाले कमियों को पहचान कर शिक्षण विधि में क्या करना होता है, सुधार करना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इस विचार का समर्थन करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को भाषा के नियम की एक लंबी सूची याद करने के लिए देनी चाहिए, या बच्चों को समूह भाषाई परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए जहां वे स्वयं भाषा के नियम बना सके। बच्चों को अधिक से अधिक व्याकरण की अभ्यास पुस्तिकाएं हल करने के लिए देनी चाहिए, या बच्चों की त्रुटियों को तुरंत सुधार कर उन्हें सही वाक्य बार बार बोलने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों को समृद्धि भाषाई परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए जहां वे स्वयं भाषा के नियम बना सके। यानी कि चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। यदि शिक्षक बच्चों को एक समृद्ध भाषाई परिवेश देता है तो बच्चा अपने सहज भाषा में क्या करता है, उस चीज़ को सीख पाता है। ठीक है, और स्वयं भाषा के नियम और प्रयोग करना वो सीख जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सबसे अधिक महत्व देंगे? वर्णमाला के चार्ट का रटकर अभ्यास करना, बिना अर्थ समझे वाक्यों को बार बार दोहराना, या ऐसी रोचक कहानियाँ या चित्र जो बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभव से जुड़े हो। पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए कठिन शब्दों की सूची को याद करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऐसी रोचक कहानियाँ या चित्र जो बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभव को जोड़ सके। यानी कि प्राथमिक स्तर का बच्चा जो होता है ना, अमूर्त चीज़ों के बजाय मूर्त, ठीक है, मूर्त और अपने जीवन से जुड़ी चीज़ों की को क्या करते, जल्दी सीखता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सबसे अधिक महत्व देंगे? वर्णमाला के चार्ट का रटकर अभ्यास करना, बिना अर्थ समझे वाक्यों को बार बार दोहराना, या ऐसी रोचक कहानियाँ या चित्र जो बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभव से जुड़े हो, या पाठ्यपुस्तक के पीछे दिए गए कठिन शब्दों की सूची को याद करना। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऐसी रोचक कहानियाँ या चित्र जो बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभव से जुड़ा हो। यानी कि प्राथमिक स्तर का बच्चा जो होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बजाय कंसिस्ट यानी कि मूर्त को अपने जीवन से जुड़ी चीज़ों से जल्दी सीखता है। रोचक कहानियाँ और चित्र बच्चे की जिज्ञासा बढ़ाते हैं और उन्हें अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ने में क्या करते हैं, सीखने में मदद करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लासरूम में जहां विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, भाषा शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सभी बच्चे को एक ही गति से सीखने के लिए बाध्य करना, या उपयुक्त भाषाई परिवेश और शिक्षण सामग्री चयन करना जो हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरी कर सके। केवल उन बच्चों पर ध्यान देना जो कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, या बच्चों को उनकी मातृभाषा का प्रयोग करने से पूरी तरह
क्या करना, प्रतिबंधित कर देना। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। उपयुक्त भाषाई परिवेश और शिक्षण सामग्री का चयन करना जो हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा कर सके। यानी कि एक समावेशी शिक्षा में अलग अलग स्तर और पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं और शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो ऐसी शिक्षण सामग्री यानी कि TLM, ठीक है, और विधियों का चुनाव करे जो एक ही समय में सभी बच्चों को व्यक्तिगत जरूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा के आकलन की प्रक्रिया के दौरान पोर्टफोलियो का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। इससे शिक्षक को यह पता चलता है कि बच्चे ने पूरे साल में कितनी गलतियाँ की हैं। यह बच्चे की क्रमिक प्रगति, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड प्रदान करता है। यह बच्चों को ग्रेड देने और उन्हें फेल या पास करने का एकमात्र आधार है। इससे माता पिता को केवल बच्चे की कमियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। यह बच्चों की क्रमिक प्रगति यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड प्रदान करता है। यानी जो पोर्टफोलियो जो होता है ना, वो केवल अंकों का रिकॉर्ड देना नहीं होता है, बल्कि ये छात्रों के पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का संग्रह होता है। यह शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि बच्चे ने समय के साथ किस तरह प्रगति की है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता के संदर्भ में कौन सा कथन कक्षा शिक्षक के लिए सकारात्मक है। बहुभाषिकता कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। यह बच्चों की भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना चाहिए और उन्हें सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को केवल उसी भाषा में बात करनी चाहिए जिसे विद्यालय ने आधिकारिक तौर पर घोषित किया है। बहुभाषिक बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में भाषा सीखने में अधिक समय लेते हैं, इसलिए इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर वो 2 होगा। बच्चों की मातृभाषाओं को कक्षा में सम्मान देना चाहिए और उन्हें सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि NCF के अनुसार बहुभाषिकता को समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन, एक रिसोर्स मानना चाहिए। जब हम बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में स्थान देते हैं तो वह अधिक सहज महसूस करता है और सीखने की प्रक्रिया उसकी तेज हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन का विकास करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है। किसी सुनी हुई कहानी को शब्दशः वर्ड टू वर्ड वैसे ही सुना देना, पाठ्य पुस्तक के पाठ को जोर जोर से शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, चित्र दिखाकर बच्चों को उस पर अपने मौलिक विचारों कहानी बनाने में अवसर देना, या शिक्षक द्वारा बोले गए कठिन शब्दों को बार बार अनुकरण करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। चित्र दिखाकर बच्चों को उस पर अपने मौलिक विचार और कहानियाँ बनाने पर का अवसर देना। यानी मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ केवल बोलना नहीं होता है, बल्कि अपने मौलिक विचारों यानी अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करना होता है। चित्रों पर अपनी कहानी बनाना, बच्चों को कल्पना करने और उसे अपने शब्दों में ढालने के लिए प्रेरित करना, जो रटने से क्या कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जन के बीच मुख्य अंतर का आधार क्या है। पाठ्य पुस्तक की जटिलता और उनमें दिए गए अभ्यासों की संख्या, भाषाई परिवेश की उपलब्धता और सहजता, शिक्षक द्वारा कक्षा में अपनाई गई केवल व्याकरणिक शिक्षण विधियाँ, या परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का स्तर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाषाई परिवेश की उपलब्धता और सहजता। यानी भाषा अर्जन स्वाभाविक परिवेश में होता है जैसे घर, जबकि भाषा अधिगम सीखना एक औपचारिक परिवेश यानी स्कूल में होता है। इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर भाषाई परिवेश की सहजता और उपलब्धता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के विकास के संदर्भ में कौन सा विचार उचित है। सभी भाषाई कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है। भाषाई कौशल का विकास हमेशा एक निर्धारित और कठोर क्रम नहीं होता है। भाषाई कौशल अंतर संबंधित है और शिक्षण के दौरान इनका एकीकृत अभ्यास होना चाहिए। लिखना कौशल सीखने से पहले पढ़ना कौशल का पूर्ण ज्ञान अनिवार्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषाई कौशल अंतर संबंधित यानी इंटर रिलेटेड है और शिक्षण के दौरान इनका एकीकृत होना या अभ्यास होना चाहिए। यानी कि भाषा के 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो है अलग अलग नहीं सिखाए जाते हैं, ये सभी अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अच्छा श्रोता सुनने वाला और एक अच्छा वक्ता बोलने वाला बन सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम चाहेंगे तो एक अच्छा श्रोता वही होता है जो अच्छा बोल सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किन बच्चों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है।
उन बच्चों के लिए जो कक्षा में सबसे तेज जवाब देते हैं, उन बच्चों के लिए जिन्हें भाषा सीखने में विशिष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे पिछड़े हैं, केवल उन बच्चों के लिए जो कक्षा में बहुत अधिक शरारत करते हैं, या उन बच्चों के लिए जिन्हें पहले से ही सभी व्याकरणिक नियमों का ज्ञान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उन बच्चों के लिए जिन्हें भाषा सीखने में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वे पिछड़ रहे हैं। जैसे कि रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य उन विशिष्ट कमियों को दूर करना होता है जो बच्चे को सामान्य गति से सीखने में बाधा पहुंचा रही है। यह उन बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश कक्षा के औसत स्तर से क्या हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला एंड लास्ट प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य बल किस पर होता है? केवल सत्र के अंत में होने वाली बड़ी लिखित परीक्षाओं के परिणामों पर, या बच्चों द्वारा की जाने वाली व्याकरणिक त्रुटियों की गणना करने पर, यह देखने कि बच्चा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कैसे कर पा रहा है, या प्रत्येक पाठ के बाद बच्चों से कठिन प्रश्नों का उत्तर लिखवाने पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यह देखने पर कि बच्चा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कैसे कर पा रहा है। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा लेना नहीं होता है, बल्कि शिक्षण के दौरान यह निरंतर देखा जाता है कि बच्चा अलग अलग परिस्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग कैसे कर पा रहा है। यानी कि ये रटने के बजाय समझने पर अधिक बल दे रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, हिंदी का पेडागोजी का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर देखिएगा इस सेशन को। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।